ऑल ऑफ यू। आज 13 अगस्त की इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते क्या क्या है पीआईबी के। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 क्या है? रशियन लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन नेम्ड स्पुतनिक 5। तो रसिया ने अभी वर्ल्ड की पहली जो वैक्सीन है उसको लॉन्च किया है, जिसका नाम उसने स्पुतनिक 5 दिया है। स्पुतनिक 5 नाम ही क्यों दिया है? क्योंकि सोवियत संघ की जो पहली आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट थी उसका नाम स्पुतनिक था, तो उसके नाम पे इन्होंने अपनी वैक्सीन का नाम दिया स्पुतनिक 5। और कहा जा रहा है कि पहली जो वैक्सीन है वो पुतिन की डॉटर को यूज़ करना है, तो ये बियॉन्ड द टॉपिक है। बट स्पुतनिक 5 जो है वो रसिया ने डेवलप की है, द फर्स्ट कंट्री ऑफ ऑफिशियल रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा है पेम्पम रिजर्व फॉरेस्ट। पेम्पम रिजर्व फॉरेस्ट क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि पेम्पम रिजर्व फॉरेस्ट में एक जो ज्योग्राफिकल रूप से हमारा ईस्ट कामलेंग डिस्ट्रिक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पे स्थित है। और अभी हुआ क्या है पेम्पम टाइगर रिजर्व में? द रिसेंट फाइन स्केल सैटेलाइट इमेजिंग टू एसेस पेम्पम RF एडजॉइनिंग पक्के टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। ये किससे एडजॉइन करता है? पक्के टाइगर रिजर्व। अब पक्के टाइगर रिजर्व को पखोई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द अरुणाचल प्रदेश और इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम व्हाट इज द वेयर इज द लोकेटेड इन द पक्के टाइगर रिजर्व एंड पखोई टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पर, इसे हमें पता होना चाहिए। और पेम्पम रिजर्व फॉरेस्ट अगर कोई पूछ ले कहाँ पर है तो अरुणाचल प्रदेश में है। अभी क्या है, एक सैटेलाइट डेटा निकल के आया जिसमें हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन देखा गया है। किसका डिफॉरेस्टेशन हुआ है? हॉर्नबिल का हैबिटेट। हॉर्नबिल जो स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का, और इसका एक बहुत ही बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है उनके हैबिटेट का। हॉर्नबिल का कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में एंड अ पार्ट ऑफ असम। तो ये जो रिजल्ट शो करता है लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ द क्रिटिकल हॉर्नबिल हैबिटेट इन द बायोलॉजिकल रिच फॉरेस्ट ऑफ द इंडियन ईस्टर्न हिमालय। जो इंडियन ईस्टर्न हिमालय में इनका हैबिटेट है, तो उसके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। तो ये न्यूज़ में था हमारा पेम्पम रिजर्व फॉरेस्ट। तो पेम्पम रिजर्व फॉरेस्ट जो है इट इज सराउंडेड बाय द ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इसके भी सराउंडेड है। टू द ईस्ट में इसके क्या है? ईटानगर एंड द पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द वेस्ट। तो पक्के इसके वेस्ट में है और ईस्ट में ईटानगर है। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। हमें पता है कि इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है? 4 है। तो ये उसमें उसका भी एक पार्ट है। और किसका पार्ट है? इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का। 4 हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं बायोडाइवर्सिटी के इंडिया में? पहला आपका हिमालय है, दूसरा इंडो बर्मा है जो कि जिसका ये पार्ट है, दूसरा सुंडालैंड है, और चौथा क्या है? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ये इसका पार्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडो बर्मन का। पेम्पम RF पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इंडेमिक बर्ड एरिया। तो ये इंडेमिक बर्ड एरिया इज द एरिया ऑफ द लैंड आइडेंटिफाइड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा उसको एंडेमिक बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया था। इट इज कवर्ड बाय द सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। वहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, while the higher area are under subtropical broadleaf high forest cover। तो इसलिए न्यूज़ में था पेम्पम रिजर्व फॉरेस्ट विच इज सिचुएटेड इन द अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट में इसके क्या है? आपके वेस्ट में पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ईस्ट में ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2। तो इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2 क्या है? इसको किसने लॉन्च किया है? अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है और इसमें क्या है? नीति आयोग भी है। तो इन दोनों ने मिल करके इसे लॉन्च किया है। कोलैबोरेशन है विद द डेल टेक का। ये इसमें डेल टेक जो है वो भी कोलैबोरेशन कर रही है। इसका एम क्या है? यंग इनोवेटर ऑफ अटल टिंकरिंग लैब जो है उसमें जो यंग इनोवेटर है उनको इंटरप्रेन्योरशिप देना। इसके पहले हमारा SCP-1 भी था जो लॉन्च हुआ था जनवरी 2019 में। ठीक है, और जो एम है आईक्रेस्ट क्या? इनक्यूबेटर कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो आईक्रेस्ट इज ए incubator capability enhancement program for a robust ecosystem focused on the creating high performance startup।
देखो इंक्यूबेटर क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग में जो हेल्प करते हैं स्टार्टअप को, ठीक है, हेल्प करते हैं स्टार्टअप को टू बिल्ड अप, तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। तो वो स्टार्टअप को बिल्ड करेंगे। इट हैज़ बीन डिजाइन टू एक्ट एज ए ग्रोथ सपोर्ट फॉर AIM अटल एंड इस्टेब्लिश इंक्यूबेटर अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था कि इसमें हमारा जो स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 है, सो AIM अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया गया है। एंड इसमें कोलैबोरेशन जो है वो डेल टेक का है। ठीक है, दिस विल बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू इंटरप्रेन्योर थ्रू द टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म। ये सपोर्ट करेगा स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर्स को, उनको नॉलेज क्रिएशन करेगा और एज वेल एज डेवलपिंग रोबस्ट एंड एक्टिव नेटवर्क में। ठीक है, तो अटल इनोवेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अटल इनोवेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जो इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को कंट्री में प्रमोट करने के लिए आया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप ए न्यू प्रोग्राम एंड पॉलिसी फॉर फोस्टरिंग इनोवेशन इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म एंड कोलेबोरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर, क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस को क्रिएट करना, क्रिएट एन अम्ब्रेला स्ट्रक्चर टू ओवरसी द इनोवेशन इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री। तो अटल इनोवेशन मिशन प्रोमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। इसमें बहुत सारे मेजर इनिशिएटिव है, जैसे सबसे पहले है अटल टिंकरिंग लैब। ये क्या होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होगा स्कूलों में। अटल टिंकरिंग लैब को इस्टेब्लिश करेगा, जिससे ज़्यादा बच्चे इनोवेशन कर सके, रिसर्च कर सके और प्रैक्टिकली लैब में जो है जितने भी लैब वाले प्रोग्राम होते हैं वो कर सके। दूसरा है अटल इंक्यूबेटर सेंटर। ये क्या करेगा, वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप को बिल्ड करेगा। तीसरा अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस भी है। ये क्या है, वेरियस सेक्टर मिनिस्ट्री और फोस्टरिंग प्रोडक्ट इनोवेशन लाएगा। और लास्ट में मेंटर इंडिया कैंपेन भी है। ए नेशनल मेंटर नेटवर्क इज कोलैबोरेशन विद द पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट ऑल द इनिशिएटिव ऑफ द मिशन। तो इसमें मेंटर इंडिया चैलेंज भी है। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर भी एक है इसमें। ये क्या करेगा, कम्युनिटी सेंट्रल इनोवेशन क्या होगा कि कम्युनिटी को लेकर के स्टार्टअप मतलब बिल्ड करेगा। जैसे इसमें टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ जो है उसमें भी हमको इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी की हेल्प चाहिए। तो इसलिए अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर आल्सो पार्ट ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, अराइज न्यूज़ में रहती है और इम्पोर्टेंट भी है। इसका फुल फॉर्म है अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज। इसका क्या मतलब है, टू स्टिमुलेट इनोवेशन एंड रिसर्च इन द MSME सेक्टर। तो MSME सेक्टर इसके लिए भी है। तो अटल इनोवेशन मिशन में कई लोगों के लिए हैं, जैसे कि स्कूल्स के लिए है अटल टिंकरिंग लैब, स्टार्टअप के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर, मेंटर के लिए मेंटर इंडिया कैंपेन, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के लिए अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है और MSME इंडस्ट्री के लिए अराइज है अटल रिसर्च इनोवेशन और स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा था अटल इनोवेशन मिशन। ये देख लेंगे ATL है, ठीक है, और अटल इंक्यूबेटर सेंटर है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, अटल कम्युनिटी सेंटर है, अटल एराइज है, अटल रिसर्च इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज, मेंटर ऑफ है। तो ये पूरा आपका अटल इनोवेशन। ये आप अगर आंसर राइटिंग में कभी रिसर्च, और जैसे अभी मैंने एडिटोरियल में क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्या कर रहे हैं इनिशिएटिव, तो अगर आपको कभी भी स्कूल माइंडसेट चिल्ड्रन के एजुकेशन को लेकर के या फिर इंडिया की गवर्नमेंट जो रिसर्च कर रही है और कैसे कैसे बढ़ाना है, तो ये एक अच्छा है डायग्राम। आप उसमें भी रख सकते हैं, कहीं भी आप इस तरह से लगा देंगे तो आपका आंसर जो है काफ़ी इनोवेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। हर साल हमारे यहाँ 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे बनाया जाता है, इस वजह से न्यूज़ में था। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया गया। अवेयरनेस ये बढ़ाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉन फ्यूल जो है इनको इम्पोर्टेंस दें, और जो कन्वेंशन फ्यूल तो उनके अल्टरनेटिव की जगह पे हम बायोफ्यूल को यूज़ करें। इस बार जो इसकी थीम थी वो थी बायोफ्यूल टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत ही क्यों लिया गया है, क्योंकि अभी भारत सरकार जो आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चला रही है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, तो उसके लिए हम बायोफ्यूल डे की जो थीम हमने रखी है वो आत्मनिर्भर भारत रखी है।
और इसको जो वो किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इसका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 2015 से ये मना रही है प्रोग्राम। और हमको ये पता है कि बायोगैस को लेकर के जो हमारे यहाँ जनरेशन है दे आर डिवाइड इनटू 4th जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो आता है जैसे स्टार्च, शुगर केन, एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल से जो भी मिलते हैं वो सारे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहलाते हैं। दैट इज आस्क्ड इन द प्रीलिम क्वेश्चन। सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से आते हैं? नॉन फूड क्रॉप आते हैं, ठीक है। नॉन फूड क्रॉप से जो मिलते हैं वो हमारे सेकेंड जनरेशन में आते हैं, जैसे सेल्यूलोसिक और वेस्ट बायोमास। थर्ड जनरेशन में एल्गी आता है जो कि इंजीनियर्ड एनर्जी क्रॉप से मिलती है। और फोर्थ जनरेशन में जीएम एल्गी से प्रोड्यूस होने वाले जितने भी हैं वो आते हैं। तो बायोफ्यूल से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने 2019 में PMGA1 भी स्टार्ट किया है। और इसको हम याद कर सकते हैं कि PMGA1 क्या है, ये भी बायोफ्यूल से रिलेटेड है। और सतत 2018 आल्सो इस्टेब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। सतत जो है 2018 में आए थे। इसमें क्या करना है, 2023 से पहले हमको 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट को इस्टेब्लिश करना है। सतत का फुल फॉर्म देखेंगे क्या है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और नेशनल पॉलिसी भी बायोफ्यूल में है लाई गई है, जो कि 2018 में लाई गई थी। तो ये पूरा बायोफ्यूल का डेटा था। इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी वाले में भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप गवर्नमेंट ने उठाए, जैसे PMGA1 है, सतत 2018 है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 के कुछ फीचर्स डाल सकते हैं, ठीक है। अभी जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है उसकी थीम आपने पर रखी है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मिलने आई सेल्फ। अभी क्या हुआ है कि ये कनाडा का है, आर्टिक क्वेश्चन में मिलने आई सेल्फ। ये क्या है, 40% एरिया जो है उसका वो इरेप्ट हो गया है इसके कोलैप्स होने की वजह से। देखेंगे फिगर में, ये है मिलने आई सेल्फ। ये कहाँ पे, आर्टिक क्वेश्चन में, और वहाँ का ये सेकेंड लार्जेस्ट आई सेल्फ है, मिलने आई सेल्फ, ठीक है। और कनाडा का है। तो ये न्यूज़ में था, इस वजह से इसको देख लिया। ये इसका 40% एरिया जो है वो कोलैप्स हो गया है। नेक्स्ट है कृषि मेघ। कृषि मेघ क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है, कृषि मेघ, अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। कृषि मेघ क्या है, एक डाटा रिकवरी सेंटर है जो कि डाटा को रिकवर करेगी। किसके डाटा को, ICAR के डाटा को। ICAR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कृषि मेघ हैज़ बीन सेटअप अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। जो हमारा एक ऑलरेडी चल रहा है हमारा जो मिशन प्रोजेक्ट नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत हमने कृषि मेघ को बनाया है। क्यों बनाया, क्योंकि ये सारे डेटा को रिकवर करेगी इस वजह से। और द डेटा रिकवरी सेंटर हैज़ बीन सेटअप नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। जो हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट है वो हैदराबाद में है, तो वहाँ पे इसको सेटअप किया गया है। और इसके बेनिफिट क्या है, ये क्या करेगी, बिल्ड टू मिटिगेट द रिस्क, इन्हांस द क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द ई गवर्नेंस को बढ़ाएगी, रिसर्च एक्सटेंशन एंड एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो ये जितने भी रिस्क है उसको मिटिगेट करेगी और क्वालिटी को बूस्ट करेगी। कृषि मेघ is equipped with the latest artificial intelligence and deep learning software for building and deploying of deep learning based application through image analytics और डिसीज आइडेंटिफिकेशन इन लाइफ स्टॉक। तो ये जो है कृषि मेघ है, एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। नेक्स्ट यही है कि नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट हमारा पहले चल रहा था, उसमें ही इसको लॉन्च किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट है फंडेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक का। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करना मोर रिलीवियंट और हाई क्वालिटी एजुकेशन टू द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इस प्रोजेक्ट का जो वो एम है वो एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट करना है विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी। नेक्स्ट है हमारा ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज। ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज क्या है, देखो क्रेटर में गड्ढे कुछ कुछ मिले हैं जिनसे ये पता चला है कि ज़मीन के नीचे भी सॉल्टी वाटर है। ज़मीन के नीचे भी सॉल्टी वाटर होने का मतलब क्या है, वहाँ पे भी कभी पास्ट में लाइफ रही होगी। तो रिसर्चर उसी के पीछे मतलब उसी के खोज रहे हैं कि
इसके पहले भी कुछ लाइफ थी, वहाँ पे लाइफ एक्सिस्ट करती है कि नहीं करती। तो सीरियस लाइफ प्लैनेट जो है डॉर्फ प्लैनेट है। डॉर्फ प्लैनेट क्या होता है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, ठीक है। एक एस्टेरॉइड बेल्ट है मार्स और जुपिटर, तो ये लार्जेस्ट जो ऑब्जेक्ट है वहीं पे देखा गया है, ठीक है। ये शाल्टी वाटर के नीचे जो है, शाल्टी वाटर वो है ज़मीन के नीचे, तो इसकी वजह से जीवन है या नहीं, इस साइंटिस्ट ने यही खोजा है। तो ये डॉर्फ प्लैनेट था सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल कुछ नहीं है, तो आज बस इतना ही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।